नमस्कार। देश में जो है राज्यों के चुनावों का एक और दौर शुरू होने वाला है और ये वैसे तो देश हमारा देश इतना बड़ा है कि हमेशा साल के 365 दिन चुनाव चुनाव चलते रहते हैं। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी लोकसभा, कभी राज्य के कुछ राज्यों के विधानसभा, कभी कभी दूसरे राज्यों के विधानसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद, कभी लोकल सेल्फ बॉडीज। इस तरह से जो है हर समय पूरे के पूरे समय भारत में जो है चुनाव चलते ही रहते हैं। एक तरफ यह लोकतंत्र की खूबी भी है और दूसरी तरफ साधनों का अपव्यय भी है। जितना साधन इसमें लगता है, जितने पैसे इसमें लगते हैं, वो अपने में कम नहीं है। लेकिन जैसे अभी एक बार चर्चा चल रही थी और शायद अभी भी है, वन नेशन वन इलेक्शन का, उससे शायद कुछ फर्क पड़े। लेकिन जो पार्टीज है, अपोजिशन पार्टीज है, वो इस पर एक मत होती है नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये तो बाद में पता चलेगा जब ये बिल सामने आएगा, उस पर वोटिंग होगी, उस पर बहस होगी। तो खैर मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं। तो अभी जो 5 राज्यों की जो चुनाव होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से खासकर वेस्ट बंगाल, वैसे तो सभी है, तमिलनाडु में भी वो है, केरल में भी है, लेकिन वेस्ट बंगाल का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। क्यों है और वर्तमान क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला है, इस पर मैं चर्चा करने से पहले आप लोगों से, विशेषकर राष्ट्रवादी भाइयों से और सनातनी भाइयों से निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय व्यक्त करेगा। जब भी मैं कुछ कहता हूं, अगर मैं कोई विश्लेषण करता हूं, तो आप लोग अपनी राय जरूर उसमें व्यक्त करें। धन्यवाद। तो वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, इनमें इनमें चुनाव जो है अगले महीने यानी अप्रैल में होने हैं और 4 मई को सबके रिजल्ट एक साथ आएंगे। इनमें से जो है केरल और तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। हालांकि केरल में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि और बंगाल में भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में, क्योंकि बंगाल में जो है, हालांकि इंडिया गठबंधन में ही है ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन इनका आपस में कोई जो उसके प्रमुख जो विपक्षी हैं बीजेपी को छोड़ करके, तो उनका आपस में तालमेल नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम जो उनके अपोजिशन में 3 पार्टी हैं, ये 2 तो इरेलीवेंट हो गए, कांग्रेस भी और सीपीएम भी, जिन्होंने कम से कम 60 साल तक राज किया इस राज्य पे। और तमिलनाडु में भी इस समय पूर्णतया इसकी इंडिया गठबंधन की सरकार है। फिर केरल में वही स्थिति है। केरल में जो है हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन वहां जो मुख्य मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन के बीच में ही है, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो उसका नेतृत्व सीपीएम करती है और यूडीएफ का करती है कांग्रेस। तो एक किस्म से फ्रेंडली फाइट है। इसमें बड़ा कम रोल है बीजेपी का दोनों राज्यों में। हालांकि इस बार तमिलनाडु में कुछ उथल पुथल हो सकती, कुछ अल्टा पलटी हो सकती, कुछ सरकार जा सकती है। लेकिन इस समय आज मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का इसलिए जरूरी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां जो जीत और हार का जो निर्णय है वो भारतीयों के हाथ में नहीं है, वो घुसपैठे के हाथ पर है, बांग्लादेशी घुसपैठे के हाथ पर है। और मेरे ख्याल है इससे बड़ी चिंताजनक बात, शर्मनाक के अलावा चिंताजनक बात और कुछ नहीं हो सकती कि कोई और किसी और राष्ट्र की सरकार हमारे देश के अंदर अगर बनती हो, तो वो बहुत वो है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तो है ही है, शर्म के लिए भी है, इज्जत के लिए भी है, शर्मनाक स्थिति है। तो इस बीच क्या हुआ कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, सारे देश में चल रही है, क्योंकि 15-20 साल बाद पूरा ये जो वोटर लिस्ट होती है उसका शुद्धिकरण होता है कि देखते हैं भाई कितने लोग मर गए हैं, कितने नए जुड़ गए हैं, कितने नए वोटर बने हैं, कितने ट्रांसफर हो गए, वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। इस ढंग से कई चीजें ये काउंट की जाती है, इन चीज का निरीक्षण किया जाता है। और गहन ये है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, बहुत गहनता से जो इसकी जांच हो रही है। बिहार में भी हुआ था, अब बंगाल, हालांकि सारे उसमें हो रहा है, लेकिन जैसा क्राई, जैसे जितना हल्ला बिहार में मच रहा, बंगाल में मच रहा, उतना कहीं नहीं मचा। हालांकि बिहार में भी प्रयास किया गया था और वहां कई यात्राएं चली थी, वोट चोरी, लेकिन मुद्दा सब ठप हो गया और वहां पर सरकार बन गई
एनडीए गठबंधन की। तो क्योंकि ममता बनर्जी, उससे पहले सीपीएम और उससे पहले कांग्रेस, शायद कांग्रेस के टाइम पे उतना नहीं रहा होगा घुसपैठ जितने की सीपीएम के टाइम पे हुआ, बागपति के टाइम पर, और ममता बनर्जी ने उनको पीक में पहुंचा दिया। तो इनकी सरकार इसी आधार पर चलती है। लेकिन एसआईआर में ममता बनर्जी इतनी चिड़ी, उनको खतरा नजर आने लग गया कि भाई मेरी सरकार चले जाएगी। ऐसे में अगर सचमुच बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं अगर वो यहां से चले जाएंगे, वो यहां से वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो तो उनके पक्के वोटर, उनको उन्होंने कह रखा भाई ठीक है हम तुम्हारे सब कुछ कर रहे हैं। आधार कार्ड से लेकर के सारा का सारा जो घोटाला होता वही शुरू होता। जितने भी घुसपैठियां आते हैं चाहे बांग्लादेश की हो या रोहिंग्या, वो सब बंगाल से होकर के पूरे देश में फैलते हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। आपने देखा होगा बीच में दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी कई जगह जब ये प्रक्रिया चली तो सब भाग गए थे। तो इस एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने कोई भी ड्रामा नहीं छोड़ा। इतनी इतनी वो जो है बौखला गई थी, वो नहीं चाहती थी कि ये प्रक्रिया चले और उसका वोटर चला जाए। तो 100 बार तो कोर्ट में गई, दिन में 4 बार इलेक्शन कमिश्नर को, मोदी को, योगी को गाली, योगी ये सॉरी ये शाह जी को गाली दिया करती थी, ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। अभी हाल ही में ईद के मौके पर जो है क्या कहा उन्होंने, कहा कि भाई मोदी सबसे बड़े घुसपैठी है और जो बंगाल को टारगेट करेगा वह नर्क में जाएगा, ये उन्होंने वो कहा। अब नर्क, अब वो कायदे से तो बंगाल को टारगेट तो बांग्लादेश कर रहा है जिसके घुसपैठे यहां वोट दे रहे हैं। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो इसने ममता बनर्जी ने कोई भी ड्रामा नहीं छोड़ा इसको रोकने के लिए। कोर्ट में जाना, ये करना, सुप्रीम कोर्ट में लगातार हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट इतना तंग आ गया कि उन्होंने जो है वहां की सारी व्यवस्था जो है बाहर के न्यायिक अधिकारियों को दे दी। दूसरे राज्य से जो जुडिशियल अफसर्स है उनको बुलाए, वो इसको देखेंगे। और जो भी टाइम था उसमें जो है करीबन 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं वहां पर, ऐसे वोटर्स हैं जो शक के घेरे में है, जिसमें 60 लाख तो दिखाते हैं कि 60 लाख की जांच हो रही है, 50-60 लाख की करीबन जो है जांच हो रही है और मैक्सिमम ये वो लोग है। इसमें से हो सकता है माना कि वो नहीं है, घुसपैठे नहीं है, सारे नहीं है, लेकिन वो क्या करती थी इससे पहले कि जैसे कोई मर गया, ये कर गया, कोई चले गया, उसके नाम पर जो ये लोग थे घुसपैठिए थे, उनके नाम पर वोट डाल देते थे। वहां पर उन्हीं के अधिकारी है, उन्हीं की पुलिस है, सब डरते थे और सब खुले आम चलता था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट समझ चुका था कि यहाँ क्या चल रहा, इसलिए उनको बाहर से न्यायिक अधिकारी बुलाने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, देश में जो है पूरी मांग होती थी कि भाई ये यहाँ तो जंगल राज चल रहा ममता बनर्जी का, और हिंदुओं को जीना मुश्किल हो गया कि सरकार क्या कर रही है, 356 क्यों नहीं लगाती, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, वो सब कुछ किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जो है इनके जितने भी धंधे थे सब रास्ते रोक दिए, बाकी काम चुनाव आयोग ने कर दिया। उनके पास भाई चुनाव आयोग के पास सारी लिस्ट रहती है कि कब किस अधिकारी का क्या वो है रोल रहा है, उन्होंने सब चेंज कर दिए। अभी चुनाव से जस्ट पहले ममता बनर्जी ने पुराने अधिकार, कुछ अधिकारियों निकाल के अपने अधिकारी जो है जिलाधिकारी या एसएसपी या कमिश्नर, इनको जो है जगह जगह वो कर दिया, नियुक्त कर दिया जहां उनको जरूरत थी कि भाई ये उनका काम करेंगे। क्योंकि वर्चुअली जो है वो लोग राज्य सरकार के अधिकारी नहीं है बल्कि ममता बनर्जी के अधिकारी है। जिस तरह से जब ईडी की जब रेड हुई थी और तब ममता बनर्जी डीजीपी और इन सबको लेकर के वहां पहुंची थी, उनको धमकाया और उनसे फाइलें छीनी, तो ये लगता है कि उनकी उसके प्रति कोई निष्ठा नहीं है। इसके प्रति कानून और व्यवस्था के प्रति उनकी निष्ठा सिर्फ ममता बनर्जी के प्रति है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक एक करके जो है हटा दिया, जो वो थे, इवन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सबको चेंज कर दिया, सबको इधर उधर कर दिया। यहाँ के अधिकारी जो सरप्लस थे उनको दूसरे राज्यों में भेज दिया और वहां के अधिकारियों को यहाँ वो कर दिया। ये उनके लिए सबसे बड़ी वो है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सीआरपीएफ की जो सेंट्रल फोर्सेज है, सीआरपीएफ या जो भी जितनी भी वो है, उन सब की नियुक्ति कर दी, बड़े बड़े पैमाने पर कर दी ताकि हिंसा ना हो। आपने देखा होगा कि इकलौता ऐसा राज्य जहां जीतने के बाद नहीं, जहां जीतने के बाद भी हिंसा होती है, हारने की तो छोड़िएगा, उनको पता रहता है कि किसने जो है वोट नहीं दिया, कहां से नहीं मिला, तो हिंसा करते हैं। आपने पुराने उसमें देखा होगा किस तरह से असम सब हिंदू जो है छोड़ करके असम चले गए। तो इस बार जो है पूरा कस करके उसको कर दिया।
इसीलिए अब जब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, साइकोलॉजिकल देखें आप उनको, ममता बनर्जी को, तो अब वो उतना तीखापन से नहीं बोल रही है, उनको पता लग रहा है, अब वो व्यंग्य कर रही हैं। अब वो अपना जो अंदर का डर है उसे मुस्कुराहट में दिखा रही है। जैसे आपने सुना होगा ना, क्या गम है जो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो। तो गम उनका वही है, उनको दिख रहा है कि मैं हारने वाली हूं और जो है मेरी सत्ता जाने वाली है, इसलिए आप मुस्कुरा रही है, क्योंकि कर तब कुछ नहीं सकती है। सारी सत्ता, सारा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। अब उस पर क्या करें, और जगह तो सबको गाली दे सकती हो, चुनाव आयोग को दे सकती, मोदी और शाह तो उनके लिए खेलिए गाली देने के लिए। तो देखिएगा जो है 4 मई को क्या होता है, और इस बीच कितनी हिंसा होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पूरे उनके वो रोक दिए गए, जो जो लूप होल से जहां जहां से वो हेरा फेरी करती थी, उन पर लगाम लग गई है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा।